हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 3। क्योंकि ये हमारा चैप्टर काफी लेंथी है तो इसलिए हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाई है ताकि हम ईच एंड एवरी चीज जो है उसमें कॉन्सेप्ट जो है अपना कवर कर सके। सो आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज, बैटरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था जिसमें हमने 2 हाफ सेल लिए थे, एक में ऑक्सीडेशन होती थी, एक में रिडक्शन होती थी। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें कोई सेपरेट हाफ सेल नहीं होती है, एक ही कंटेनर होता है, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, उसी के अंदर रिडक्शन होती है। क्लियर? जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है सिंगल कंटेनर में होती है। ये आपको चीजें आपको डिफरेंस आ सकता है, सिंगल कंटेनर में होती है, उसी के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन है, उसी के अंदर आपकी रिडक्शन होगी। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है इसके अंदर? जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो मोल्टन सॉल्ट होगा या एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। मोल्टन सॉल्ट और एक्वस सॉल्यूशन आपके मेटल आयंस का मेटल के साथ। ठीक है। देन आपकी जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल्स जो है वो रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उसका उल्टा चलेगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? इट इज यूज्ड, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है, वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। सो डिफरेंस हमें पता चल रहा है, सिंगल कंटेनर में होती है इलेक्ट्रोलाइट, उसमें हमारा मेटल का सॉल्ट होता था, इसमें या तो मोल्टन रहेगा या एक्वस रहेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, उसमें था केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें हमारा एनोड जो है पॉजिटिव होता है और जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है, जबकि उसमें क्या था? रिवर्स था। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप किसी भी चीज की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ये रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस चलता है। सपोज मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की है एंड आई एम हैविंग सॉल्यूशन ऑफ, मैं दो चीजें कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है मैंने मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है, मेरे पास सिर्फ मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, नथिंग एल्स। सो व्हाट विल आई गेट? अगर मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर करती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे सोडियम मेटल जो है वो कहां पर मिलेगी? सोडियम मेटल मुझे मिलेगी कैथोड पर, और क्लोरीन गैस मुझे कहां पर मिलेगी? एनोड पर। लेकिन अगर आप इसी को ही आपने चेंज कर दिया, अब आप कर रहे हो सेकेंड बार आपने क्या करा है? इलेक्ट्रोलिसिस करी है। पहले ऊपर मैंने मोल्टन की करी, अब मैं कर रही हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस? डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस क्या है? एक्वस मीन मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, मीन इट इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, थोड़ा सा पानी डाला है एक्वस। अब मेरे पास वाटर भी है, मेरे पास NaCl भी है। जो वाटर है वो स्प्लिट होकर क्या बना रहा है? H एंड OH आयंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम 99.9% बच्चों को ये आंसर नहीं आता होता, एंड तक नहीं आता उनको। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर मेरे पास सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, एक कैथोड पर आ गया, एक एनोड पर आ गया। अब यहाँ पर दो मेरे पास कैटायन है, दो मेरे पास एनाइन है। तो सबसे पहले देखिए कि H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से कैथोड पर कौन जाएगा? अब कंपटीशन हो गया दोनों के अंदर, कौन जाएगा? सेकंड मुझे देखना है कि OH आयन और क्लोराइड आयन में से एनोड पर कौन सी जो है वो गैस जो है वो रिलीज होगी। अब दोनों में के अंदर कंपटीशन आ गया है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, कुछ मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, कुछ मेटल जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है। जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी होंगी? एक्टिव मेटल्स। जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं दे विल रिड्यूस टू एक्टिव मेटल्स, मींस जो हाइड्रोजन के ऊपर है एक्टिव मेटल्स गेट रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस। अब इस केस में मुझे क्या मिलने वाला है? आई विल गेट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, क्योंकि सोडियम इज वेरी मच एक्टिव मेटल। तो ये तो हमारा हो गया कैथोड का। अब यहाँ पर आ जाओ OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से कंपटीशन हो रहा है कि दोनों में से कौन सा एनोड पर लिबरेट होगा। अब इसके लिए आपको क्या चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास हेलाइड आयन है, लाइक Cl है, Br है, या कुछ और है, I है, नेगेटिव है, अगर आपके पास हेलाइड आयन है
तो आपके पास वो लिबरेट होंगे, जो आप हमेशा हेलोजन गैस ही निकलेगी। लेकिन अब यहाँ पर हेलाइड है और साथ में है OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव के साथ अगर आपके पास हेलाइड आयन है तो सिर्फ हेलोजन जो है वो ही लिबरेट होगी एनोड पर। लेकिन तो इस केस में मेरे पास क्या है, क्लोरीन विल बी लिबरेटेड एट क्लोरीन गैस एट एनोड। अगर किसी भी एनाइन के साथ हेलोजन्स हैं तो हेलोजन ही लिबरेट होगी। अगर अगर आपके पास एनाइन है, SO4 है, नाइट्रेट आयन है, तो आपके पास अगर ये है तो फिर आपकी ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ये कुछ रूल है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। अगर तो एक्टिव मेटल है हाइड्रोजन के साथ लाइक सोडियम, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर आपके पास एनाइन में से कहीं हेलाइड के आयन है तो उस केस में हेलोजन ही लिबरेट होंगी, फिक्स्ड है। अगर आपके पास जो एनाइन है हेलोजन के अलावा ये वाले हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी आपकी एनोड पर। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या चीज है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये आपका, ठीक है। तो NaCl ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये भी आपने याद रखना है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मोल्टन की करते हो तो सोडियम कैथोड पर आया था, क्लोरीन गैस एनोड पर आया था। लेकिन अगर आप एक्वस की करते हो तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर आती है और क्लोरीन गैस एनोड पर आती है, बिकॉज सोडियम इज एक्टिव मेटल। अगर सोडियम और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है तो हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो ये आपको हर हाल में प्रोडक्ट जो है वो पता होने चाहिए। ये आपके MCQs के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से आपका कोई भी मार्क्स जो है वो कटना नहीं चाहिए। सो ये तो हो गए हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, साथ में इनके आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं फैराडे लॉज। फैराडे एक साइंटिस्ट था। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दो लॉज दिए थे हमें फैराडे ने, और इनसे रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जो भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ, the mass of gas deposited or liberated at electrode, mass of gas means W, the mass of gas deposited or liberated at electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed, that is a charge. W is directly related to Q, W is equal to ZQ। Z क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब जो Q है वो किसके बराबर होता है, करंट इंटू टाइम। सो W is equal to Z I into T। So this is the first law of Faraday। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, आना चाहिए आपको हर हाल में। जितना ज्यादा करंट होगा या जितना ज्यादा टाइम होगा उतने ही ज्यादा आपका जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड होगा, बिकॉज W is directly related to current, W is directly related to your time। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ, when the same amount of electricity is passed through different solution, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हो तो सेम ही अमाउंट में आपका जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होता है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, आपने उनके अंदर सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो मास ऑफ गैस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास। सो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। When the same amount of electricity is passed through different electrolytic solution, the mass of substance deposited is directly related to their equivalent weight। Means in nutshell हमारा क्या law है, mass of substance is directly related to their equivalent weight। तो दोनों laws को अगर आप combine करते हो from both laws, दोनों laws को अगर आप combine करते हो तो आपका क्या आता है, it is M into I into T upon N into F। ये आपका फैराडे का है, क्लियर। और फैराडे की फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500। और फैराडे लॉ के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है बैटरीज और सेल्स। हमारे घरों में इन्वर्टर्स हैं, आपने उसकी बैटरी देखी होगी। तो बैटरी कैसे कैसे काम करती है, आप टॉयज लेते थे, टॉयज के अंदर भी सेल्स यूज होते थे। तो बैटरी क्या है, जो है जो बैटरी है इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारे पास जो बैटरी है जिसको हम सेल भी बोलते हैं, सेल दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
जब आप छोटे थे आप टॉयज लेके आते थे, टॉयज के अंदर सेल्स होते थे, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स होते थे, राउंड होते थे, वो क्या होती थी हमारी प्राइमरी सेल्स। कुछ सेल्स जो है वो चार्ज होते हैं, कुछ सेल्स जो है वो चार्ज नहीं होते, आपने यूज किया, उनकी लाइफ खत्म हो गई, आप उसको फेंक देते थे, ठीक है। उसी तरह जो सेल्स है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी सेल्स हैं दीज आर नॉट चार्जेबल, ये चार्जेबल नहीं होती हैं, और जो सेकेंडरी सेल्स हैं दीज आर चार्जेबल, ठीक है, ये चार्जेबल होती हैं। प्राइमरी सेल आपके सिलेबस में फर्दर 2 टाइप्स की हैं, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। जो सेकेंडरी सेल हैं वो भी आपकी अगेन आपके सिलेबस में 2 टाइप्स की हैं, लेड स्टोरेज सेल एंड सेकेंड है निकल कैडमियम सेल। अब हमने आपके पास जो भी आपको कभी भी सेल का क्वेश्चन आए तो आपको क्या पता होना चाहिए, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये 3 चीजें आपको हर हाल में पता होनी चाहिए। चलिए, जो ड्राई सेल है इसमें हमारा कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें हमारा जो है जिंक वो है एनोड, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट है, वो आपका क्या एक्ट करता है, कैथोड, और जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। 3 चीजें हो गई। अभी हम मरकरी सेल की बात करते हैं। अब इसमें आपका जो हम छोटे छोटे गोल गोल सेल यूज करते थे ना, वो बाहर से वो जो कंटेनर है वो इट सेल्फ जिंक का होता है एंड इट एक्ट एज एनोड। अब सेल लीक क्यों हो जाता है, क्योंकि अंदर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, तो एसिड के साथ आपका कंटेनर हमेशा टच में रहेगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोरोजन हो जाएगा और उसके अंदर होल्स पैदा हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गए हम मरकरी सेल के अंदर। अब हमारा जो मरकरी सेल है, अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, हम इसका पहले जिंक का रिएक्शन लिखते हैं, Zn प्लस MnO2। ओवरऑल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, इट गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 MnOOH प्लस 2 NH3। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी मरकरी सेल की। मरकरी सेल के अंदर क्या है, जिंक एमलगम एनोड है, बस इतनी सी चीज आपने याद करनी है, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कॉपर, ये आपका एज ए कैथोड एक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, पेस्ट ऑफ ZnO एंड KOH, ये आपका एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। तो ये हो गई आपकी दोनों। देन इसके बाद आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन बहुत इजी है, Zn प्लस HgO गिव राइज टू ZnO प्लस Hg। अब ये होगी आपकी प्राइमरी सेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपनी लेड सेल की। लेड सेल के अंदर ये हमारी सेकेंडरी सेल है, चार्जेबल सेल होती है, इसमें आपका एनोड भी लेड होता है, कैथोड भी लेड होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी एनोड कैथोड दोनों ही हमारे लेड के होते हैं। तो चलिए इसका हम रिएक्शन लिखते हैं। इसका रिएक्शन क्या आएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू PbSO4 प्लस 2 वाटर। ये आपका रिएक्शन है। जब चार्जिंग खत्म हो जाती है तो हम बैटरी लेके जाते हैं कि नहीं जी ये तो खत्म हो गई, इसको चार्ज कर दो। अब चार्ज करने पर रिएक्शन क्या होगा, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग आपका रिएक्शन क्या रहेगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन लिखना है, इसमें आप क्या लिखोगे, PbSO4 प्लस 2H2O गिव राइज टू Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये आपका लेड स्टोरेज सेल का है। देन उसके बाद आता है आपका निकल कैडमियम सेल। ये आपकी जो है लेड सेल से बेटर लाइफ वाली होती है, अच्छी होती है, बट इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए लोग इसको कम बाय करते हैं, बट जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको कुछ साइंटिफिक नॉलेज है वो इसी को प्रेफर करेंगे। तो इसका जो रिएक्शन है वो लिखिए, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल OH ट्वाइस प्लस वाटर। तो ये है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेल भी आती है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल है,
क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर कुछ जो भी हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं वो क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप सोचो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो कोई भी लंबा चौड़ा रिएक्शन नहीं है। जो हमें रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो भी कुछ भी ऐसे ही कुछ हार्मफुल नहीं है। सो ये सबसे बेस्ट हमारी सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। यहाँ पर इट इज अ कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो सेल है इसको हम फ्यूल सेल बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये आपसे पूछा जाता है, विच सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम? सो इट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसको हम फ्यूल सेल बोलते हैं। इट इज ए कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको कॉन्टिन्यूसली इस सेल से एनर्जी मिलती रहती है। इसके अंदर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है? हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कॉन्टिन्यूसली आप रिएक्टेंट सप्लाई करते रहते हो एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज वाटर। तो इस सेल के आपके एडवांटेज क्या है? एक तो कॉन्टिन्यूस सोर्स है, सेकंड पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। थर्ड क्या है? इट इज ए रिएक्टेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड, रिएक्टेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड। तो वो भी नहीं है कि रिएक्टेंट्स आपके खत्म हो जाएंगे। एंड लास्ट हाईली एफिशिएंट। ये इसके 4 एडवांटेज हैं। सबसे ज्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, हाईली एफिशिएंट। तो आप अगर लास्ट टॉपिक जो बचा है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। जंग लगना, सभी ने ये वर्ड सुना है। आयरन की चीजों को जंग लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज रस्टिंग क्या होती है, कोरोजन क्या होता है? इट इज अ स्लो ईटिंग ऑफ मेटल अंडर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और जो जब आपकी कोरोजन किसी आयरन की चीज को होती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। सो व्हाट इज रस्टिंग? रस्ट का फॉर्मूला क्या है? इट इज Fe2O3.XH2O। आपकी कोई भी मेटालिक सरफेस, कोई भी मेटल की चीज खराब हो गई, आपने उसको बाहर रख दिया है, आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद देखोगे अरे इसके ऊपर तो ब्राउन ब्राउन फ्लेक्स डिपॉजिट हो गई है एंड नाउ इट इज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो रस्टिंग का प्रोसेस जो है इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए हम इसका रेट मेजर नहीं कर सकते हैं। इट 5-6 मंथ्स लगते हैं, साल भी लग सकता है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो मेटल की सरफेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है उस इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम अभी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं रस्टिंग की। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हमने बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ इसका क्या रिलेशन है। द इम्प्योरिटीज ऑन मेटल एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इम्प्योरिटीज on metal act as electrochemical cell। वो एनोड और कैथोड एक्ट करती हैं। अब आपके पास क्या चीज क्या है? एक आयरन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर है, तो हम आपका रस्ट बन जाता है। अब ये कैसे बनता है? तो वही एनोड और कैथोड एक्ट कर रही है। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? आपका जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और आपका जो कैथोड है उसके ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो वो आपको क्या दे रही है बनाकर? वाटर। ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या हो रहा है? 2Fe plus 4H positive plus oxygen give rise to Fe2 positive plus 2 water। जो आयरन है फर्दर ऑक्सीडाइज होके Fe3 पॉजिटिव बना लेता है एंड अंडर इट अंडरगोज हाइड्रेशन। फिर उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इट अंडरगोज हाइड्रेशन टू फॉर्म क्या बना लेगा? ये जो हमने ऊपर लिखा है Fe2O3.XH2O। तो ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है। अब किसी चीज के ऊपर रस्टिंग हो गई है, कोरोजन हो गई है, हाउ विल यू प्रिवेंट योर आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम द कोरोजन? तो सबसे पहले तो क्या है? एक बैरियर। या तो हम देखते आयरन की चीजें मार्केट से लेके आते हैं, उनके ऊपर पेंट किया होता है, आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हो, आप उसके ऊपर पॉलिश कर सकते हो, आप उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई कर सकते हो, आप उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है? हम अपनी आयरन की चीज के ऊपर आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देंगे। तो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वो जो है वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और आपकी आयरन का आर्टिकल जो है, आपकी अलमीरा है, जो भी आपका सब्सटेंस है वो सेफ रहेगा। लाइक गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव सो इट विल रिएक्ट और आयरन विल बी सेफ। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? वी अप्लाई एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्कलाइन क्रोमेट्स, ये हमारे पास कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशन होते हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने आयरन के आर्टिकल्स को
रस्ट से बचा सकते हैं। फर्स्ट है बैरियर मेथड, सेकंड है आपका गैल्वेनाइजेशन, मोर एक्टिव मेटल की लेयर डिपॉजिट करवा देना, थर्ड है आपका एंटी रस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करना, जिससे आपका आयरन आर्टिकल जो है वो बिल्कुल सेफ रहता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया है और इसमें आपको ये रिएक्शन तो हर हाल में आने चाहिए। ये आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमारे 9 मार्क्स का आता है एंड मोस्टली 100% चांसेस होते हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन भी हमारा इसी में से आए। तो अब हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को 3 पार्ट्स में सेपरेट करा है। तो ये आपसे आपकी एडवाइस है आपको कि आप ये तीनों वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, लेकिन डिफरेंट वे से और आराम से। बिल्कुल ये नहीं कि स्पीड तेज करके वो सुन लिया, बस ये हमने फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। समझोगे तभी आप कुछ कर पाओगे और इनके नोट्स बनाओ ताकि सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। ओनली देन यू कैन आंसर एमसीक्यूज एंड असर्शंस। सो इसको अच्छी तरह से देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड आई एम अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ क्लास टू क्लास, ईच एंड एवरी टॉपिक की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ऑन ईच फ्राइडे एज वेल एज ऑन संडे एट 7 PM. So don't forget to watch the videos and don't forget to subscribe also. Thank you for watching my video.